फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हर साल हमारे देश में लाखों यूथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है इनमें से देखो 95% जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए फिट नहीं होते। ऐसा एस्पायरिंग माइंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सिर्फ 1.4% जो ग्रेजुएट्स हैं वो फंक्शनली करेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब देखो, किसी ने कंप्यूटर साइंस से डिग्री हासिल की लेकिन कोड लिखना नहीं आता, प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती, तो फिर डिग्री उतनी वर्थ नहीं है। हाँ, बेसिक जॉब लग जाएगी, बट देखो प्रोग्रामिंग में जॉब लगती है तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से आती है तो इनोवेशन और बढ़िया ढंग से हो पाती है। ये फायदे होते हैं। यहाँ पे बोला भी गया है, देखो अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो फाउंडेशन का काम करते हैं और प्रोग्राम को लिखना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। जब कंपनीज, जो ये आईटी कंपनीज हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है ना, तो कायदे से उन्हें यही देखना चाहिए कि किस स्टूडेंट को कितना अच्छे से कोड लिखना आता है, मतलब कितना अच्छे से उन्हें प्रोग्रामिंग करनी आती है। बट इंडियन कंपनीज को ये पता है कि हमारे देश में जो कंप्यूटर साइंस वाले ग्रेजुएट्स हैं ना, उनको कोड लिखना नहीं आता, इसलिए वो एप्टीट्यूड, जो हमारे सी सेट में एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह नहीं होता, उसके बेस पे ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट करते हैं, ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं और हायर करने के बाद में उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। प्रॉब्लम देखो ये है, शुरू से ही जैसे ही डिग्री में ग्रेजुएट्स जाते हैं ना, उनके मन में एक डर बैठ जाता है प्रोग्रामिंग का कि प्रोग्रामिंग हमसे हो नहीं पाएगी, इसलिए वो कभी अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते प्रोग्रामिंग को सीखने में। कहते हैं ना कि ऑलरेडी एक हवा बनी हुई है कि स्टूडेंट्स का जो डर है ना वो अपने आप आ जाता है मन में प्रोग्रामिंग को लेके। इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें पोटेंशियल होता भी है लेकिन डर के कारण वो नॉन प्रोग्रामिंग करियर को चुन लेते हैं। वहाँ पे उनको बेहतर सैलरी नहीं मिल पाती और वो अपना जो पोटेंशियल है वो लूज कर देते हैं और इससे देश को भी नुकसान होता है। तभी तो देखो आज के समय में जो बड़ी बड़ी ये एप्लीकेशंस हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसी, ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई। अगर हमारे देश में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे फोकस किया जाए तो नई नई इनोवेशन, नई नई बढ़िया एप्लीकेशंस इमर्ज होके आएंगी। इवन देखो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी अपनी नॉलेज को एप्लीकेशन का रूप नहीं देते हैं। नॉलेज उनके पास बहुत होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने स्टूडेंट्स को बोले कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका देखो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज़ नहीं होती। उसी प्रकार से जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टी जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में पढ़ाते हैं, वो देखो प्रोग्राम को रट के आ जाते हैं क्लास में और वही रटा हुआ प्रोग्राम जो है वो क्लास में बता देते हैं। इवन डिग्री में यानी इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स सबमिट करने होते हैं, प्रोजेक्ट भी आज के समय में बने बनाए मिल जाते हैं। एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है बने बनाए प्रोजेक्ट्स की हमारे देश में। इससे पता लगता है कि शिक्षा का क्या हाल है। तो फिर होना ये चाहिए, जो टीचर्स हैं वो देखो प्रोग्रामिंग में वेल वर्स्ड होने चाहिए। उनको कम से कम 3 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। टीचर्स की इतनी कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो क्लासरूम में जो कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स हैं ना, वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो कंसेप्ट्स समझा सकें। तो इससे देखो स्टूडेंट्स को भी प्रोग्रामिंग जो है वो आसान लगने लगेगी और वो प्रोग्रामिंग के रियल टाइम एप्लीकेशंस देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी जगेगा। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ पढ़ाया जाए, ना कि अलग से सिर्फ सेपरेट थ्योरेटिकल क्लासेस हों इन सब्जेक्ट्स की। वैसे देखो ये जो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आता है, मैंने भी पढ़ा है ये डेटा स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट। तो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए फैकल्टी का, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। और एक्सपीरियंस वाले टीचर्स जो हैं उनकी मतलब सैलरी जो है वो ज़्यादा होगी और इस चीज़ में कॉलेज मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है
वो इंटरवेंशन कर सकती है, थोड़ा सपोर्ट कर सकती है कॉलेजेस को कि आप ज़्यादा सैलरी वाले टीचर्स रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो यूथ पास आउट होगा उसकी एम्प्लॉयबिलिटी तो ज़्यादा होगी ना, वो देश में ही कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये ज़रूरी है। अगर देखो फैकल्टी ही वेल वर्स्ड हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साथ लेके चलते हैं हर एक कंसेप्ट में, तो स्टूडेंट्स भी जल्दी सीख जाएंगे और हमारे देश में ज़बरदस्त प्रोग्रामर्स निकल के आएंगे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इससे पहले कि ग्रेजुएशन का पहला साल स्टार्ट होता है ना, स्टूडेंट्स को बोला जा सकता है कि MIT जो वेबसाइट है, जो यूनिवर्सिटी है MIT, उनकी वेबसाइट पर कुछ असाइनमेंट्स पड़ी हैं प्रोग्रामिंग से संबंधित, स्क्रैच से जो प्रोग्रामिंग सिखाती हैं, आप उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, ऐसा बोला जा सकता है फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के स्टार्ट होने से पहले। या फिर देखो पाइथन जैसी जो सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका 1 हफ्ते का जो क्रैश कोर्स है वो भी कवर करवाया जा सकता है बच्चों से, इससे पहले कि पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब 1 हफ्ते का ये क्रैश कोर्स बच्चे कंप्लीट करेंगे ना, तो बाद में कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स उनको क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और आज के समय में देखो हर एक के पास लैपटॉप है, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको जब क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो हर एक स्टूडेंट के लैपटॉप में प्रोग्राम जो है रन होना चाहिए। और फैकल्टी जो हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स फ्रिक्वेंटली दे सकती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है ना, जो उन्होंने सीखा है, वो भी टाइम टू टाइम चेक होती रहे। और असाइनमेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से चेक भी की जा सकती है। गिटहब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, काफ़ी सारे जो लोग हैं मिल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, अगर देखो ऐसा होता है तो फैकल्टी स्टूडेंट्स के साथ मिलके कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम पर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगी। देखो इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस प्रकार से अगर इंडस्ट्रीज़ वाले रिसर्च को फंड करेंगे और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होगी, फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स मिलकर काम करेंगे, तो देश को बहुत फ़ायदा होगा। रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान निकलेगा और बच्चे भी प्रोग्राम लिखने में उनको इंसेंटिव भी मिलेगा कि आगे चल के वो उसी कंपनी में इंटर्न का काम कर सकते हैं, कंपनी की जो डेवलप टीम्स हैं उनको असिस्ट कर सकते हैं। तो इससे राइट प्रोग्रामिंग कल्चर जो है वो कॉलेजेस में डेवलप होगा और हमारे देश में जो ह्यूमन पोटेंशियल है प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में उसे हम अचीव कर सकेंगे और इंडिया टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो सकेगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से संबंधित है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, प्रोडक्ट्स के देश में प्रोडक्शन पर सरकार इंसेंटिव देती है ताकि देश में उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हो सके। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसी प्रकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 90s में टेक्सटाइल सेक्टर में ना कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब मार्केट चेंज हो चुकी है। अब ग्लोबल मार्केट में 75% जो शेयर है ना वो मैन मेड फाइबर का है। मैन मेड फाइबर मतलब वो ऐसा टेक्सटाइल जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चेंज की जा चुकी है। तो मैन मेड फाइबर्स का चलन आज के समय में ज़्यादा है। और टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट कौन से होते हैं, देखो वो कपड़े जिनको पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है वहाँ पे भी कपड़े इस्तेमाल होते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं वहाँ पर भी टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है। तो टेक्सटाइल का जो पहनने के अलावा दूसरे सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है ना उसे टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट कह दिया जाता है। तो इन दो चीज़ों को हमारे देश में प्रमोट करना जरूरी था क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। बट अभी भी हम कॉटन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। कॉटन डोमिनेटेड इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है, जबकि इन एस्पेक्ट्स पर हम ज़्यादा नहीं फोकस कर पाए हैं, मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट। तो इसीलिए सरकार ने सबक लेते हुए अब इन दो सेगमेंट्स
को इंसेंटिवाइज किया है इस स्कीम के अंतर्गत, ताकि इन दो सेगमेंट्स में हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो। 2017-18 में देखो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट था $35.6 बिलियन और इसमें मैन मेड फाइबर में एक्सपोर्ट था सिर्फ 30% से भी कम। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो गवर्नमेंट इस बात को तो पहले ही तैयार दिख रही थी कि हाँ हमें टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कोई पैकेज देना है, कोई स्कीम चलानी है, लेकिन स्कीम कैसी होनी चाहिए इसको लेके सरकार कंफ्यूज थी। लेकिन अब सरकार ने 10,000 करोड़ के आसपास की ये स्कीम लॉन्च की है। एग्जैक्ट फिगर है 10,683 करोड़। इस स्कीम में देखो फोकस होगा 40 मैन मेड फाइबर अपैरल प्रोडक्ट लाइंस पर, 14 मैन मेड फाइबर फैब्रिक लाइंस पर। इसके अलावा 10 सेगमेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित होंगे। डिस्कस किया ना हमने, टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब वो टेक्सटाइल जिनको पहनने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे सेक्टर्स में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के 10 सेगमेंट्स पर फोकस करेगी ये स्कीम। तो टोटल 64 आइटम्स का चुनाव किया गया है। ग्लोबल मार्केट में इनकी जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा है और इंडिया में भी इनकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इनका जो शेयर है अभी फिलहाल इंडिया में वो 5% से कम है। सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया है। इससे पता लगता है कि सरकार सीरियस है कि इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके और हमारे देश में टेक्सटाइल सेक्टर प्रमोट हो। जो सरकार इंसेंटिव देगी इस स्कीम के अंतर्गत वो 2 इन्वेस्टमेंट लेवल पर देगी। पहले इन्वेस्टमेंट लेवल के अंतर्गत ऐसी प्लांट्स और मशीनरी जिनके अंदर किसी ने 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 2 साल के अंदर अंदर उस प्लांट का जो टर्नओवर है वो 600 करोड़ तक पहुंच गया है, तो फिर वो प्लांट, वो कंपनी 5 साल के लिए इंसेंटिव प्राप्त करेगी इस स्कीम के अंतर्गत। और दूसरे लेवल पे ये जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 200 करोड़ का, तो 2 इन्वेस्टमेंट लेवल पर ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी। राइटर ये कहते हैं वैसे देखो ऑन द फेस ये स्कीम अच्छी लग रही है, बट इवेंचुअली जो हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो देखेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। उनके पास पैसा है तो भी वो खर्च नहीं कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उनको लगता है डिमांड नहीं है। तो अब क्या इस स्कीम के आने के बाद विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए या फिर नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान के संदर्भ में वेस्ट एशिया में इमर्ज होकर आ रही इक्वेशंस से संबंधित है। देखो 1996 से लेकर 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था। उसके बाद 2001 में जैसे आपको पता है यूएसए ने इंटरवेंशन किया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया। तो 1996 से लेकर 2001 के बीच ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने की, जहां एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया और नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया जा रहा था, जो अहमद मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस, जिसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट किया जा रहा था ईरान के द्वारा। और 2001 में जब तालिबान का रूल चला गया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी 2004 के बाद इलेक्शंस हुए, तो देखो सऊदी अरेबिया ने तालिबान को सपोर्ट देना जारी रखा। इवन तालिबान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, बट सऊदी अरेबिया के द्वारा तालिबान को सपोर्ट दिया जाता रहा। लेकिन 2007 में ईरान ने भी तालिबान के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ तालिबान फैक्शंस को, लीडर्स को फंडिंग दी ईरान ने, उनको वेपन्स दिए, ट्रेनिंग भी दी और आवश्यकता पड़ने पर उनको शेल्टर भी दिया। ईरान का मकसद ये था यूएसए के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके तालिबान को सपोर्ट करके, और यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाए। क्योंकि देखो जब तक यूएसए अफगानिस्तान में था ना, ईरान को भी डर लगता था कहीं ईरान के ऊपर भी हमला ना कर दे यूएसए जब तक अफगानिस्तान में मौजूद है। तो इस डर से ईरान ने तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया 2007 से। लेकिन देखो 2010 के बाद जब यूएसए के रिलेशन ईरान के साथ थोड़े ठीक हुए, उनके बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी न्यूक्लियर डील को लेके, और 2015 में वो डील हो भी गई थी। और ट्रंप जब राष्ट्रपति बने 2018 में, उन्होंने इस डील से हाथ पीछे खींच लिए। तो 2010 के बाद जब यूएसए ने ईरान के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट किया, सऊदी अरेबिया को डर लगा
अफगानिस्तान में सऊदी अरेबिया ने अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया, तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच यहाँ पे एक प्रकार से प्रोक्सी बैटल देखने को मिली अफगानिस्तान में भी। जैसी प्रोक्सी बैटल दोनों देशों के बीच सीरिया और यमन में देखने को मिली, उसी प्रकार की प्रोक्सी बैटल यहाँ पर भी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट थी, फंडिंग से संबंधित थी, हथियारों को देने से संबंधित थी। तो ये तो हमने बात की ईरान और सऊदी अरेबिया के रोल की। अब बात करें कतर और टर्की की। कतर देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए है अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान ने यूएसए से रिक्वेस्ट की थी कि हमें दोहा में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करने दिया जाए। तो यूएसए ने इजाज़त दे दी थी कतर को कि हाँ, तालिबान वालों को इनका ऑफिस इस्टेब्लिश कर लेने दिया जाए। बाद में नेगोशिएशंस भी कतर में हुई। तो कतर की सरकार के नाम जो ये मॉडरेट तालिबान है ना, ब्रदर जैसे लोग हैं, जिनका हालांकि तालिबान में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अभी जैसे जो सरकार बनी है इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान की, उसमें आपने देखा होगा जो मिलिट्री वाला तालिबान है ना, जिसने ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी, उनको ज़्यादा बड़े पद मिले हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के सन हैं, और यह हक्कानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जिनका लिंक है, इनको ज़्यादा तवज्जो मिली है। और पॉलिटिकल तालिबान जिन्होंने नेगोशिएशंस की, उनको ज़्यादा अच्छे पद नहीं मिले हैं। तो कतर को इसलिए थोड़ा धक्का लगा। अगर पॉलिटिकल तालिबान को बड़े पद मिलते हैं ना, तो कतर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता तालिबान के ऊपर। अभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के ना मिलिट्री तालिबान के साथ लिंक ज़्यादा बढ़िया है। जो हक्कानी नेटवर्क है, जिनका पूरा सिंडिकेट है ड्रग्स वाला, जो जिससे इंडिया को भी खतरा है, हक्कानी नेटवर्क ने ही इंडिया की एम्बेसी पर अफगानिस्तान में हमला करवाया था। तो मिलिट्री तालिबान वालों को बड़े पद मिले हैं और पाकिस्तान ने इनके बीच में नेगोशिएशंस भी करवाई। तो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनवाई, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है। और टर्की का क्या इंटरेस्ट है? टर्की तो देखो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनवाना चाहता है। तो जहां पर भी कुछ मुस्लिम कंट्री से संबंधित उठापटक होती है, वहां पे टर्की जो अपनी चोंच है वो घुसाने की कोशिश करता है। अभी गल्फ कंट्री से वैसे ज़्यादा रिएक्शंस अफगानिस्तान के इशू पर इसलिए नहीं आए हैं। अभी बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं हैं। जैसे तालिबान के जो विभिन्न फैक्शंस हैं वो एकजुट रह पाते हैं या फिर नहीं, तालिबान की पॉलिसीज कैसे होती हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या फिर नहीं। इसके अलावा तालिबान जो है फॉरेन टेररिस्ट को पनाह देता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि बहुत सारे जो फॉरेन फाइटर्स हैं अभी भी अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद हैं और आने वाले समय में इराक और सीरिया से भी एक्सट्रीमिस्ट अफगानिस्तान में आ सकते हैं और इससे नेबरिंग स्टेट्स को, नेबरिंग आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी सिक्योरिटी को बहुत खतरा पहुंचेगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो दो इक्वेशंस इमर्ज होकर आ सकती हैं वेस्ट एशिया में। एक तो इजराइल सेंटर्ड सिक्योरिटी रेजिम, जो ये UAE, बहरीन, काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अब सुलह कर ली है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मेन दुश्मन ईरान है। तो ईरान के साथ वो सुलह करके, इजराइल के साथ वो सुलह करके ईरान से लड़ेंगे। तो एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, चाइना और रशिया गारंटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सिक्योरिटी रेजिम भी इमर्ज होके आ सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा, जैसे देखो सऊदी अरेबिया और ईरान की अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि दोनों पीस पे मान जाएं। और भी बाकी जो यहाँ पे राइवलरीज हैं, जैसे टर्की की राइवलरी है सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की की राइवलरी है इजिप्ट के साथ, तो इनकी जो राइवलरी है वो भी थोड़े टाइम के लिए रुक जाए रशिया और चाइना की मीडिएशन के थ्रू। तो अगर ऐसा होता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल एग्रीमेंट इमर्ज होकर आएगा, जिसमें यूएसए का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें रोल होगा रशिया और चाइना का। ये इक्वेशन भी इमर्ज होकर आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन देखो एक बात जरूर है कि फिलहाल के लिए जो यूएसए है ना, यूएसए कहीं पे भी नहीं दिख रहा है वेस्ट एशिया की इमर्ज हो रही इक्वेशंस में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वेस्ट एशिया से संबंधित। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।